वेलकम। CSR नेट दिसंबर 2018 के हम जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी 7 प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हैं जो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। अभी हम 8th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एट्थ क्वेश्चन है इन ए ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू 11, BC इक्वल टू 61, AC इक्वल टू 60 एंड O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द BC देन AO। सो ये डायग्राम है जो दिया था। तो ये ट्राइंगल ABC है। तो जो डेटा दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। AB कितना दिया हुआ है 11 एंड BC इज़ 61, AC कितना दिया हुआ है 60 और हमें किसका लेंथ फाइंड करना है AO का लेंथ फाइंड करना है। तो अभी हम अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये जो एंगल A है इट मेक्स 90 डिग्री और हम वेरीफाई कर सकते हैं कैसे। अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, ये है मेरा एंगल A, ये BC एंड दिस इज AO। तो हम वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमें दिया हुआ है कि AB 11 है, BC 61 है और AC 60 है। सो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है देन BC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर मीन्स 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर 121 प्लस 3600 गिव्स 3721 और हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे देन BC इक्वल टू 61। तो ये वेरीफाई हो गया कि ये राइट एंगल ही ट्रायंगल है। सो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, we can write AO square equal to BO into BC। अब ये टोटल लेंथ क्या दिया है 61 एंड सेड O इज़ द मिड पॉइंट। O क्या है मिड पॉइंट है, मीन्स ये 30.5 होगा और ये 30.5 होगा। मीन्स BO इज इक्वल टू 30.5 इंटू 30.5। सो हमें क्या मिला AO इक्वल टू 30.5। सो हमें AO की वैल्यू मिल गई 30.5। तो ऑप्शन में क्या देखा है 18.5, 24, 30.5, 36। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 30.5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है अ स्टूडेंट इज़ फ्री टू चूज़ ओनली केमिस्ट्री, ओनली बायोलॉजी और बोथ इफ़ out of 32 students chemistry has been chosen by 16, biology has chosen by 25, then how many students have chosen biology but not chemistry। तो उसके लिए हम ये डायग्राम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सपोज दिस इज biology and this is chemistry। तो how many students have taken biology? Biology has taken by 25 students and chemistry has taken by 16 students, and of course this gives intersection of both biology and chemistry, means B intersection C, intersection of biology and chemistry। तो हमें सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट्स ने दोनों लिया है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो फॉर्म है P ऑफ A यूनियन B का वो यूज़ करेंगे, वहाँ से हमको इंटरसेक्शन मिल जाएगा। सो P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B।
हमारे केस में क्या है, ए एंड बी, बी एंड सी, तो हम हमारा वाला केस यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी इक्वल टू पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ बी यूनियन सी, सॉरी P of B intersection C. So P of B intersection C will be equal to P of B plus P of C minus P of B union C. So P of B हमें कितना दिया है, बायोलॉजी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव टेकन बायोलॉजी इज 25, number of student have taken chemistry is 16 minus total students कितने हैं 32, means this will be equal to 41 minus 32 which is equal to 9. So हमें क्या मिला, P of how many students have taken both biology and chemistry, 9. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव टेकन बायोलॉजी बट नॉट केमिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी लिया गया है, केमिस्ट्री नहीं लिया गया है. उसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी लिया है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, उसमें से जो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों लिया है उसको रिमूव कर देंगे, तो जो स्टूडेंट बचेंगे वो क्या लिए होंगे, सिर्फ बायोलॉजी लिए होंगे. So probability that student have taken biology but not chemistry. So that this is equal to number of students have taken biology minus number of students have taken both biology and chemistry equal to it will be equal to 25 minus 9 which is equal to 16. So how many students have taken biology but not chemistry, means क्वेश्चन का सिंपली मतलब यह है कि कितने स्टूडेंट ने सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी लिया है, केमिस्ट्री नहीं लिया है. सो इट इज़ 16 स्टूडेंट्स ने सिर्फ बायोलॉजी लिया है, केमिस्ट्री नहीं लिया है. सो ऑप्शन में क्या दे रखा है, 9, 16, 25 एंड 7. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी इक्वल टू 16. सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच इज़ 10th. क्वेश्चन है, स्कैटर प्लॉट्स फॉर द पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन द वेरिएबल x एंड y इन अ सैम्पल a एंड b आर शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड बाय द प्लॉट्स. सो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से हमें बताना है कि x एंड y के बीच में क्या रिलेशन है और कैसा रिलेशन है. सो द क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द कोरिलेशन. सो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, बट हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है. सो कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन इज़ द मेजर ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू रैंडम वेरिएबल x एंड y. मीन्स कोरिलेशन क्या देता है, इट गिव्स लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, हाउ x एंड y आर लीनियरली रिलेटेड टू ईच अदर. सो कोरिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, कोरिलेशन इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y डिवाइडेड बाय सिग्मा x सिग्मा y. सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन सी डैट कि कोरिलेशन इज़ इन्वर्सली रिलेटेड विथ द स्टैंडर्ड डेविएशन. ये सिग्मा x इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन इन x एंड सिग्मा y इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन इन y. मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा, कोरिलेशन इतना हाई होगा. मीन्स डेटा उतना ज़्यादा स्ट्रांगली कोरिलेटेड होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होगा, जो कोरिलेशन है वो उतना कम होगा. सो अगर ये दो प्लॉट को अगर हम कंपेयर करें तो वी कैन ईज़िली ऑब्ज़र्व दैट कि ये जो पहला प्लॉट है, मैं इसको पहला बोलती हूँ और इसको दूसरा बोलती हूँ. सो पहले प्लॉट में वी कैन सी के जो डेटा है ये लिटिल बिट लीनियरली रिलेटेड है विथ ईच अदर, एंड जो सेकेंड प्लॉट है इसमें डेटा थोड़ा रैंडम है, मतलब उनका लीनियर रिलेशनशिप बहुत ही कम है. एंड ऑल्सो जो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नथिंग बट
हाउ डेटा इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो अगर मैं इस डेटा का मीन निकालूँ और इस डेटा का मीन निकालूँ और मैं एक डेटा को इसके मीन से कंपेयर करूँ और ये डेटा को इसके मीन से कंपेयर करूँ, सो इट विल बी, इस वाले केस में जो डेटा है वो अपने मीन से कम डेविएट होगा एज़ कंपेयर टू दिस। अगर इधर मैं किसी भी डेटा का देखूँ कि हाउ इट इज़ डेविएटेड फ्रॉम इट्स मीन, तो यहाँ पे ज़्यादा डेविएशन मिलेगा एज़ कंपेयर टू हियर। तो मतलब इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज़ हाई, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा विच इज़ हाई एंड इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ लो। सो वी कैन सिंपली से कि कोरिलेशन इन एक्स एंड वाई इन ए, जो ए प्लॉट दे रखा है, इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द कोरिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई इन प्लॉट बी। सो ऑप्शन में भी यही दे रखा है कि ऑप्शन ए यही है कि कोरिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई इज स्ट्रॉन्गर इन ए देन इन बी, विच इज़ करेक्ट। कोरिलेशन एक्स एंड वाई में स्ट्रॉन्गर है एज़ कंपेयर टू बी के, क्योंकि यहाँ पे डेटा लिटिल बिट लीनियरली रिलेटेड है बट यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप बहुत कम है, इसीलिए यहाँ पे जो कोरिलेशन है विच इज़ सो वीक एज़ कंपेयर टू द प्लॉट ए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल पेंडुलम ऑसिलेट्स विद एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल इफ it is observed at a random instant of time, its angular deviation from the vertical is most likely to be। ये पेंडुलम है, आइडियल पेंडुलम का केस है। सपोज इसे इनिशियली 30 डिग्री एंगल का एम्पलीट्यूड दिया गया, सपोज विच इज़ 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ़ इट इज़ ऑब्जर्व्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम देन its angular deviation from the vertical is most likely to be। since ये आइडियल पेंडुलम है और आइडियल पेंडुलम का प्रॉपर्टी क्या होता है, इट मूव्स विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, इट मूव्स विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। तो अगर इसको इनिशियली 30 डिग्री के एंगल पे अगर इसका एम्पलीट्यूड दिया गया है, सो ये हर बार 30 डिग्री एंगल पर ही ऑसिलेट होगा। तो अगर किसी भी इंस्टेंट टाइम पे इफ़ यू विल ऑब्जर्व इट एट एनी इंस्टेंट टाइम, किसी भी इंस्टेंट टाइम पे इसको ऑब्जर्व किया गया तो वो 30 डिग्री एंगल के साथ ही ऑसिलेट होगा। सो ऑफ कोर्स द ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। और ये सिंपली इसमें बस आइडियल पेंडुलम का प्रॉपर्टी यूज़ करना था कि ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट होता है। सो इफ़ यू विल ऑब्जर्व इट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम सो इट विल मूव विथ 30 डिग्री, और ऑफ कोर्स प्लस माइनस क्योंकि ये ऑसिलेशन है। सो एक बार इधर आएगा एक बार इधर जाएगा, अगर इधर 30 से ऑसिलेट हो रहा है इधर भी 30 डिग्री से ही ऑसिलेट होगा। सो द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।